May I come in, sir? ऑप्शनल क्या है? सर इतिहास सर। ग्रेजुएशन कब से किया था? सर जूलॉजी। जूलॉजी तो ऑप्शनल यूपीएससी के है, फिर आपने हिस्ट्री क्यों लिया? सर स्नातक विषय के चयन में जो मेरी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि थी वो प्रमुख कारक था। साथ साथ जो परिवार में सर मेरे बड़े भैया और दीदी जो थी वो जूलॉजी विषय का अध्ययन कर रही थी। तो पिताजी ने उस समय मेरी उतनी समझ नहीं थी, तो घर की जो परिस्थिति के अनुसार जो सब्जेक्ट चयन के लिए बोला जाता था उसका मैंने चयन किया। तत्पश्चात मैंने सिविल सेवा का जब प्रारंभ किया तैयारी, तो मैंने सभी विषयों के सिलेबस का अवलोकन किया। तो तत्पश्चात मैंने देखा कि इतिहास मेरे रुचि के करीब है और मैं इतिहास, क्योंकि सिविल सेवा एक लंबा चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो उसमें है सर वैसे विषय का चयन करना चाहिए जिसमें लंबे समय अध्ययन कर सके। और सर इतिहास को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट बोला जाता है, क्योंकि किस और सर चीज सिलेबस की जो प्रमुख मूलभूत सुविधा है इसमें जानकारी है उसका लगभग 40% कवर करता है सर सिलेबस का इतिहास। बस आपने कहा मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, मुझे तो ये बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। इसमें ना तो इनोवेशन कर सकते हैं आप, ना उससे कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें होंगी। मेरे हिसाब से बोरिंग सब्जेक्ट है। सर मैं आपकी बातों से आंशिक रूप से सहमत हूँ कि इतिहास को बोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है, लेकिन सर अगर वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो इतिहास की जानकारी सभी विषयों की मूलभूत जानकारी होती है। वर्तमान से इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे वर्तमान में रूस यूक्रेन संकट हो, श्रीलंका क्राइसिस हो, या चाहे सर भारतीय संविधान की मूलभूत भावना हो, या हम कोई भी नीति निर्धारण करते हैं उसके पीछे सर इतिहास एक प्रमुख कारण के रूप में विद्यमान होती है सर। चलो, ये रूस और यूक्रेन का आपने चर्चा किया, वो इतिहास से है, तो इतिहास के पूर्व में ऐसी क्या संदर्भ है जिससे कि रूस यूक्रेन संकट आज देखने को मिलता है? सर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो कभी न कभी रूस यूक्रेन से रूस का ही भाग था, और सर ये दोनों का संदर्भ पीटर द ग्रेट जो रशियन शासक थे उसके समय से ही है सर। फिर 1855-56 में क्रीमिया का युद्ध हुआ, और जो क्रीमिया अभी भी सर यूक्रेन का भाग था, लेकिन 2014 में जो क्रीमिया पर उसने अधिकार जमा लिया, तो कहीं ना कहीं सर ये 1991 तक क्योंकि यूक्रेन रूस का भाग था तो रूस अपना उस पर आधिपत्य जमाना चाहता है सर। प्लस है जिसमें सर कि एक अमेरिकी जो व्यवस्था है नाटो के अंतर्गत, अमेरिकी अब एक नई इस व्यवस्था की शुरुआत करनी चाहती है, ये सर मुख्यतः विचारधाराओं का टकराव है सर। और अभी हाल में जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव है गुटरेस, वो प्रयास कर रहे हैं शांति वार्ता के लिए, तो आपको लगता है कि यूएनओ अभी भी सक्षम है बड़े कोई देश के साथ हुए युद्ध को शांति के स्तर पर पहुँचा सके? सर यूएन की स्थापना ही इस उद्देश्य से की गई थी कि विश्व में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करना। सर यद्यपि यूएन की कुछ सकारात्मक पहलू देखा जा सकता है सर, अमेरिका वियतनाम युद्ध के संदर्भ में, चाहे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया संदर्भ में, लेकिन सर वर्तमान में यूएन कहीं न कहीं इस यूक्रेन और रूस विवाद को रोकने में सर असमर्थ हुई है। यद्यपि सर यूएन महासभा में, चाहे यूएन सुरक्षा परिषद में रूस पे भी सर प्रतिबद्ध के लिए विभिन्न सारी बात लाई गई है, लेकिन सर पूर्णतः ये कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि सर अभी तक युद्ध वर्तमान में जारी है सर। इससे यूएन की प्रासंगिकता कहीं ना कहीं उसके लिमिटेशन जाहिर होती है सर। ये भी चर्चा हो रहा है कि ये सोचता है तीसरे विश्व युद्ध की ओर भी मुड़ सकता है, तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ ये बताइए? सर प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के बीच हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 में बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सर विंस्टन चर्चिल थे सर। विंस्टन चर्चिल को नोबेल का साहित्य पुरस्कार मिला, साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला इस रचना के लिए। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जी, इतिहास से में प्रशासन में जो आप मानना चाहते हैं, इतिहास कैसे मदद करेगा उसमें?
सर प्रशासन की जो रूपरेखा निर्धारित है किसी भी योजना के संदर्भ में, तो सर उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखा जाता है सर, क्योंकि और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ नीति निर्माण की जो मूलभूत पहलू है, क्योंकि सर वर्तमान में जो बिहार सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कहीं ना कहीं सर सिरसा की प्रशासनिक व्यवस्था और उनके सर जो धर्मनिरपेक्षता के से प्रभावित है, और सर उनकी जो मैं प्रथम वरीयता से DYSP को दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक संदर्भ में सर सिरसा का हो गया सर, और अलाउद्दीन खिलजी का हो गया सर, और इसी तरह सर उमायद प्रशासन में भी पुलिस की भूमिका को देख सकते हैं, जिससे सर वर्तमान प्रशासन में सीख भी लिया जाता है और रूपरेखा उन्हीं के सर निर्धारित की जाती है सर। अच्छा, आपने DSP पहला चॉइस दिया है सर क्यों? ये तो सबसे भ्रष्ट व्यवस्था है, और कहा यह जाता है कि क्राइम को खत्म करने में कम, अपराधी को संरक्षण देने में पुलिस का ज़्यादा योगदान है। शराबबंदी कह रहा है कि बिहार में खत्म इसलिए नहीं हो सका, पुलिस का संरक्षण होता है, और पुलिस को देख करके लोगों में भय भी भावना होती है, घृणा की भावना होती है। ऐसे पोस्ट के लिए क्यों आप आगे आना चाहते हैं? सर मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ सर, क्योंकि पुलिस की भूमिका सर कहीं ना कहीं समाज के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के साथ साथ कोरोना संदर्भ में सर फ्रंटलाइन पर में सर मैं देख सकता हूँ सर कि जब पूरे देश में सर्वव्यापी लॉकडाउन था, तो पुलिस ने आगे बढ़कर न केवल सर विधि व्यवस्था को संभाले रखा, बल्कि मानवीय सहायता के रूप में सर लोगों के घर तक, क्वारंटाइन सेंटर तक लोगों के घर तक सर वो राशन सामग्री को पहुँचाया। इस दृष्टि से मैं पुलिस को जो उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, इस बातों को सब यदा कदा सर 1-2 भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जो कि हर विभाग में सर ऐसे की जाती है सर। अच्छा, तो भारत में पुलिस व्यवस्था कब शुरू हुई? सर आधुनिक संदर्भ में पूछना सर। हाँ, आधुनिक संदर्भ। सर आधुनिक संदर्भ में सर लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है सर। तत्पश्चात सर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब शुरू की? सर सॉरी सर, इस बारे में अभी तथाकथित रूप में याद नहीं कर पाऊँ सर। आधुनिक रूप से पुलिस व्यवस्था विश्व में सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? सर विश्व में आधुनिक पुलिसिंग की व्यवस्था सर, सॉरी मैं कॉल नहीं कर पाऊँ सर। इतिहास का कौन सा कालखंड अप्रोच है? सर वैसे तो मैं इतिहास के प्रत्येक कालखंड को एक समग्रता के रूप में, अध्ययन के रूप में जानकारी रखता हूँ सर, और जोड़ी भी है सर, लेकिन सर मैं विश्व इतिहास को तरजीह देता हूँ सर। विश्व इतिहास? अच्छा, विश्व इतिहास में सबसे जो प्रसिद्ध घटना आप किसको मानते हैं? फ्रांसीसी क्रांति को या अमेरिकन क्रांति? सर मैं फ्रांसीसी क्रांति को मानता हूँ सर। अच्छा, तो फ्रांसीसी क्रांति में बुद्धिजीवियों का बहुत ज़्यादा योगदान था। उसमें एक बुद्धिजीवी का वर्ग था फिजियोक्रांत। फिजियोक्रांत क्या होता है? सॉरी सर, मैं उस अवधारणा को सर हिंदी में स्पष्ट कर सकते हैं सर। फिजियोक्रांत फिजियोक्रांत शब्द उसका हिंदी नहीं था, वो टर्म यूज हुआ है फिजियोक्रांत। ठीक है, ये बताएं आप कि बास्तिल के जेल को बास्तिल का किला क्यों कहा? सर कहीं ना कहीं से बास्तिल का किला फ्रांस की जो सर व्यवस्था थी, राजशाही की व्यवस्था थी, उसकी गुलामी का प्रतीक था। जो 1614 में जो स्टेट्स जनरल की बैठक हुई थी, 1789 तक नहीं हुई थी, वो गुलामी का प्रतीक था सर। तत्पश्चात जो बास्तिल के किला को 1789 को ढाया गया था, जो स्वतंत्रता का, फ्रांसीसी क्रांति की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है सर। अच्छा, ये रशियन रेवोल्यूशन, मतलब रसिया में जो साम्यवाद है, चीन में जो साम्यवाद है, दोनों में बेसिक अंतर क्या है? सर रसिया के साम्यवाद कहीं ना कहीं श्रमिक व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि चीनी साम्यवाद कृषक पर आधारित थी सर। वेरी गुड। फ्रांसीसी क्रांति से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ है? सर फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रमुख आदर्श था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उसकी भावना हमारे संविधान में ली गई है। और सर हमारे संविधान की जो बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं मूल तत्व के रूप में फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को ग्रहण किया गया है सर। आपका ऑनर्स जियोलॉजी था, आप आई ग्लास लगाए हैं, उसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं? सर मैंने अब तक इसका आई ग्लास लगाया हूँ, जिसका मैनेजर क्या आपको फैसिलिटी मिलती है, इससे क्या सुविधा मिल रही है? सर इससे मैं निकट दृष्टि उससे ऊपर पाने में सक्षम हूँ। अभी माइनस में कितना है? 0.25 0.25।
ये लगाने से आप में सुधार होगा या बस क्षणिक होता है? ये परमानेंट कुछ हीलिंग करता है? सर मैं अपने संदर्भ में से सुधार है मैं करता हूँ सर। नहीं, ये फिजिकली हीलिंग करता है कि नहीं? चश्मा जो लगाते हैं किसी पर्टिकुलर लेंस का, तो वो हीलिंग करता है या ये देखने के लिए एक लगाया जाता है? सर कहीं ना कहीं से फीलिंग करता है सर। आपके अंदर चेंज लाता है इसे? जी सर चेंज करता है सर। क्योंकि सर मैं इसका एक प्रमुख कारण था कि अध्ययन के क्रम में मुझे सर निकट दृष्टि से प्रॉब्लम आ रही थी, ये भी प्रमुख कारण था सर। अच्छा, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, इसमें दोष क्या रहता है? दूर की चीज़ नहीं दिखती है। ये थोड़ा ऐसा लगता है कन्फ्यूजन है सर मेरी गुड नहीं देख स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता हूँ सर, थोड़ा सा निकट नहीं देख पाता हूँ। आपने बोला कि DSP का पोस्ट में ले रहा हूँ और आप में ये आई साइट का भी प्रॉब्लम है, उसमें आपको पुलिस लाइन में 6/6 का आई साइट चाहिए। आप उसी तक सर 6 जहाँ तक सर मैंने यहाँ इंटरव्यू बोर्ड में आने से पहले आई साइट चेक करवाया था, मैं 6/6 देख पाया। उसका क्या मीनिंग होता है? जो सर ये सर डिस्टेंस को अगर देखा जाता है और वो आप सही रूप से देख पाते कि नहीं चेक कर। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमको अगर निकट दृष्टि दोष है और 6/6 बोलते हैं, तो ये दोनों एडजस्टेबल है? सर कहीं ना कहीं सर मुझे थोड़ा सा सर मतलब देख पाता हूँ, क्लियर नहीं देख पाता हूँ सर, लेकिन 6/6 मैंने जो आने से पहले आई साइट चेक करवाया था मैं पूर्णतः देख सकता हूँ और देख पाता हूँ सर। और साथ साथ ये जो सर DYSP में केवल वर्णनात्मकता ही फैक्टर है जिसके आधार पर कलर ब्लाइंडनेस सर बात बाकी सर ये किया जा सकता है सर। अच्छा, अभी आपने बताया कि DSP का पोस्ट लेंगे। पुलिस व्यवस्था जो भारत में है उसको रिफॉर्म के लिए बहुत बार सरकार के द्वारा उसको कदम लिया गया, कुछ बताएंगे इसके इतिहास से कुछ बताएंगे? सर पुलिसी की व्यवस्था सर स्वतंत्रता के उपरांत ही जो ब्रिटिशकालीन मानसिकता थी उससे उभरने के लिए विभिन्न समय में विभिन्न पुलिस रिफॉर्म के लिए प्रयास किए गए, जिसमें सर विधि आयोग की भूमिका भी है सर। 2006 में मालेमात कमेटी इस दिशा में सर बहुत ही आमूल बदलाव से संगठित था सर। 2006 में प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है सर पुलिसिंग की व्यवस्था में सुधार के लिए उसको हम सब मानक के तौर पर देख सकते हैं सर। अच्छा, आपका करियर हायरार्की क्या होगा एज यू आर ज्वाइनिंग डिप्टी SP? सर मैंने सब जब मैं ज्वाइन करूँगा तो प्रोफेसनल के रूप में राजगीर जो प्रशिक्षण अकादमी में ट्रेनिंग होगा तत्पश्चात सर मुझे प्रोफेसनल के रूप में थानाध्यक्ष के रूप में प्रथम सर ज्वाइनिंग करवाया जाता है सर। करियर हायरार्की भी सर उसके बाद सर DYSP में प्रथम मूल पोस्ट मेरा DYSP है। उसके बाद सर आपको सर मैं बता रहा हूँ सर ASP होती है सर, और उसके बाद प्रमोशन के फॉर्म SP होती है और बड़े जिलों में SSP होती है। आप कहाँ तक जा सकते हैं एज ए स्टेट PCS क्वालिफायर? आप कहाँ तक जा सकते हैं सर? जैसा कि मैं अपने जिला के संदर्भ में देख पाता हूँ कि हमारे जिला में सर DIG सर थे, उमाशंकर सुधांशु सर पूर्व में थे, वो सर बिहार पुलिस सेवा सिंह थे, और सर IG सर ये ललन मोहन प्रसाद सर आए सर बिहार पुलिस BPS सिंह थे, वो IG तक थे सर बिहार पुलिस सेवा सिंह सर। DSP के बाद ASP बनेंगे, फिर SP बनेंगे, SSP बनेंगे। ठीक है। अभी एक चर्चा में था ARC, आप जानते हैं? सेकेंड ARC सर किससे संदर्भित था? सर प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित क्या है? जो सर भारत में 2 प्रशासनिक सुधार संबंधी सब आयोग का गठन किया गया है। सर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का सर वीरप्पा मोइली कमेटी का गठन किया गया था, जिन्होंने प्रशासन में एफिशिएंसी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और गुणवत्ता के लिए सर विभिन्न सारे रिकमेंडेशन किया है, जिसके आधार पर भारत में सर प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। 2 फैक्टर बताइए जो उसमें सेकेंड ARC में इम्फेसाइज किया गया। सर पहला सर मैं देख पा रहा हूँ कि सिविल सेवा में पहले एथिक्स विषय का जोड़ा नहीं गया था, जो एथिक्स विषय का जो सिलेबस में जोड़ा गया है, क्योंकि सर इससे पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक क्षमता में और उसको एक टेस्ट होता है सर एग्जाम में, उससे अच्छे लोग आ रहे हैं प्रशासन में। और उन्होंने प्रशासन में सर ई-गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी की बात की थी, जो वर्तमान में सर बिहार सरकार और भारत सरकार के रूप में देख सकते हैं सर। ई-गवर्नेंस क्या होता है? सर शासन का वैसा रूप जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, डिजिटल माध्यम से संचालित होता है सर। बिहार में कुछ जो इम्प्लीमेंट हो रहा हो कुछ सर मैं उसको RTGS लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2016 और उसको रूप में देख पाता हूँ सर। लोक शिकायत अधिनियम ये ई-गवर्नेंस का है? सर इसमें सर भौतिक रूप से तो एप्लीकेशन दिया है तो ऑनलाइन भी इसका सर। और कुछ बताइए। सर ई-गवर्नेंस से संबंधित सर बिहार में जो
सर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट से बहुत सारे पोर्टल्स बनाए गए हैं। हाल ही में एक बिहान ऐप बनाए हैं कृषि क्षेत्र में सर, और सर भारत सरकार की भारत में परियोजना। बिहान ऐप से क्या होगा सर कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव सारे बहुत क्या सारे होगा बताइए। सर बिहार सरकार की जो 7 निश्चय योजना है कि प्रत्येक खेत को पानी पहुंचाना हो गया, वो सम्मिलित होगा। सर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी होगा, किसानों को सर मौसम की जानकारी होगी, आपदा संबंधी जानकारी। मौसम की जानकारी जैसे पिछले साल थंडरिंग से बहुत कैजुअलिटी हुई, उसको अवेयर करने के लिए एक ऐप बनाया गया। कौन सा ऐप है सर इंद्रप्रज ऐप बनाया गया था सर। क्या उसका खासियत है? सर वो है ना लगभग जब मई की गर्जन होगी और सब वज्रपात से लगभग आपको 6 से 12 घंटा पहले सूचना दे देती है सर। प्रैक्टिकली आपको लगता है 6 से 12 घंटा पहले दे देगी, क्योंकि मौसम तो बहुत क्षण में बदलता है। सर जहाँ तक मैं मानता हूँ सर कि जो मौसम की मूलभूत घटना होती है, आजकल मौसम विज्ञान लगभग 1 से 2 दिन पहले सूचना दे देते हैं, जो लगभग 95% सही होते हैं सर। इस दृष्टि से मैं इसको उपयोगी मानता हूँ सर। आपने अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत में बोला कि यू हैव बीन अ टीचर सिंस 2013, राइट? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का बात आपने सुना होगा, बहुत चर्चा में था। कैन यू सजेस्ट मी 3 ऐसे रिफॉर्म्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज ने लाया है, जो हमारे फ्यूचर जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें कुछ ऐसा रेडिकल चेंज है? सर जैसा कि मैं आज के न्यूज़पेपर में इससे संदर्भित कर रहा हूँ सर, कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी विशेषता भाषाई बंधन को तोड़ना। तो इसके संदर्भ में आज सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया कि राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के बाद सर राजकीय गान को कोई भी समारोह में संगीत समारोह में गाया जा सकता है, जो मैं इसको सबसे बड़ा सा भाषाई बैरियर ग्रंथ के रूप में मानता हूँ। सर दूसरा है कि जो इसमें NCF 2005 के अनुरूप सिलेबस सुधार पे बल दिया गया है। तो सिलेबस से संबंधित हाल में एक NCERT की बैठक हुई थी, जिसको सर सिलेबस में बोला गया है कि केवल अवधारणा और अवधारणात्मक और तथ्यात्मक जानकारी के अलावा सर भविष्य की जो रिसर्च होती है उसके अनुरूप सिलेबस को बनाया जाए इस दृष्टि। और सर तीसरा परिवर्तन मैं मानता हूँ सर, तीसरा परिवर्तन के रूप में देख सकता हूँ सर, उसमें सिलेबस में आमूलचूल बदलाव किया गया। पाठ्यक्रम में सर जो 4+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट लाया गया सर। अच्छा, ये अपने बिहार में और इंडिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दिशा में क्या है? सर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की थीम ही है कि रोजगार प्रदत्त न होकर सर उसको स्किल युक्त बनाना। सरकार की जो मूलभूत काम होती है रोजगार में प्रदान करना, स्किल को देना। इस दृष्टि से सर मैं इस पॉलिसी को जो रोजगार के योग्य बनाना उसको संदर्भित कर पाता हूँ। चूँकि आप 2013 से एक अच्छा खासा टाइम आपने बिताया है एजुकेशन के साथ, तो एटलीस्ट आप ग्राउंड में क्या हो रहा है चीज़ों को आप जान रहे होंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3 इनिशिएटिव्स जो बिहार गवर्नमेंट ने लिया है, जो कि हमारे बिहार के स्टूडेंट्स का जो लर्निंग आउटकम्स है वो सबसे पुअर है इंडिया में। तो बिहार गवर्नमेंट ने ऐसे कोई इनिशिएटिव्स लिए होंगे को दूर करने के लिए? तो सर सब इसमें सर मैं बहुत सारे बिंदुओं को देख पाता हूँ सर। पहला है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिससे कि सर उच्च शिक्षा में महिलाओं की ड्रॉप आउट रेशियो बहुत कम हुई है। सर दूसरे देख सकते हैं कि बालिका छात्रवृत्ति और साइकिल पोशाक योजना जो है, इससे सर 9वीं के बाद क्या जो होती थी, जो समाज में मैंने अपने प्रत्यक्ष विद्यालय में देखा हूँ, जो मैं जिसमें ज्वाइन किया था, तो मतलब महिला की भूमिका 27 से 28% होती थी छात्राओं की सर। और वर्तमान में देख पा रहा हूँ कि पुरुष छात्रों की अपेक्षा छात्राओं की संख्या ज़्यादा है। ये सरकार की सबसे बड़ी इनिशिएटिव है। और तीसरे रूप में देख सकते हैं कि शिक्षा का बजट को भी बढ़ाया गया है। स्कूल में मूलभूत सुविधा के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्मार्ट क्लास की जो व्यवस्था की जा रही है, इस समय बहुत बड़ा चेंजेस मानता हूँ उसमें। अच्छा, आप शिक्षा को कैसे देखते हैं? इज इट जस्ट अबाउट किताबी नॉलेज और बुकिश नॉलेज, और भी डेवलपमेंट जो होने चाहिए चाइल्ड में? सर शिक्षा का सर जो मूलभूत आयाम है का किताबी नॉलेज एक उसका एक पहलू हो गया। उसके अलावा जो सर उसकी व्यक्तित्व में सर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का होना वो शिक्षा का मूलभूत आयाम है सर। कैन यू सजेस्ट समथिंग? सर जैसे मैं मानता हूँ कि मैंने अपने विद्यालय में जिस प्रयोग किया है, केवल विद्यालय शिक्षा को न देना, शिक्षा के साथ साथ खेल की गतिविधि को मैं शामिल करता हूँ। और गणितीय पजल को सॉल्व करना, पेपर एडिटिंग हो गया, पेपर भाषा को समझ आना, और साथ साथ मतलब वो मैं एक नया प्रयोग कर पा रहा हूँ कि जो दिन भर वो लोग जो अपना जो विद्यालय के जाने के बाद जो गांव में जो भी घटनाक्रम होती है, अगले मैं जितना सब उन लोग से पूछता हूँ कि उनको लिख के लाना है, जैसे होता है जैसे एक पत्रकारिता के तौर पर उसको प्रोग्रेस कर पाता हूँ। ये सब डायमेंशन से मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ। और साथ साथ मैंने सर अपने जो देख पा रहा हूँ
कि जो मैंने अपने कैरियर का 2-3 वर्ष लगभग कलेक्ट्रेट पे डेपुटेशन पे आपदा के समय बिताया है, तो वहाँ भी मैं डीएम सर एडीएम सर के साथ काम किया हूँ। तो शिक्षा के प्रति जो उनकी जो रुचि है और साथ साथ विद्यालयों का भ्रमण, जो वर्तमान मुख्य सचिव का जो प्रत्येक बुधवार को विद्यालय का भ्रमण, ये अपने आप में सर अनूठा मिसाल है, जिससे न केवल विद्यालय की गुणवत्ता होगी, बस टाइम जो समयबद्ध और शिक्षकों की गुणवत्ता में। डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकारों में से अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा क्यों कहा? क्या विशेषता है इसके? सर, जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा इस संदर्भ में कहा, अनुच्छेद 32 रीट का अधिकार देता है और सब मूल अधिकारों की जो अगर परिवर्तन नहीं हो पाता उस स्थिति में सर अनुच्छेद 32 के माध्यम से उन्हें सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के माध्यम से हाईकोर्ट जाया जा सकता है, जो अपने आप में से मूल अधिकार के परिवर्तन संदर्भ में सर मूलभूत अधिकार है, जिस संदर्भ में मूल अधिकार से क्या समझते हैं और इसका संरक्षक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को ही क्यों बनाया है? मूल अधिकार कहीं ना कहीं राज्य के विरुद्ध व्यक्ति का राजनीतिक अधिकार है, तो सर कहीं ना किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तियों से मूल अधिकार छीना जा सकता है सर, कहीं अगर तानाशाही व्यवस्था है। इस संदर्भ में मूल अधिकार का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बनाया गया है कि अगर विषम परिस्थिति भी आती है, आपातकाल भी आती है, तो फिर मूल अधिकार का संरक्षण व्यक्ति का हुआ है। बेहतर प्रशासन में डीपीएसपी का क्या योगदान हो सकता है? सर, जो डीपीएसपी की संकल्पना ही बेहतर प्रशासन के संदर्भ में की गई थी, क्योंकि राजनीतिक किसी भी राज्य की जो मूलभूत आवश्यकता होती है सामाजिक आर्थिक सुधार, तो डीपीएसपी की प्रत्येक प्रोविजन में सामाजिक आर्थिक सुधार को पाता हूँ सर, और प्रत्येक राज्य की कोशिश भी होती है कि इसी के लोग अपने योजनाओं का नीति निर्माण करें, योजनाओं का क्रियान्वयन करें। अनुच्छेद बताइए सर, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अनुच्छेद प्रत्येक अनुच्छेद का महत्व है, उसमें सर जिसको देख सकते गांधीवादी विचारधारा का अनुच्छेद 40 में से पंचायती राज की स्थापना की गई है सर, अनुच्छेद 47 में सर अनुच्छेद 47 मध्य निषेध है सर, और साथ साथ सर समाजवादी मॉडल को भी देख सकता हूँ सर, और साथ साथ सर उदारवादी मॉडल अनुच्छेद 44 को समान नागरिक संहिता के तौर पर प्रत्यक्ष कर पाता हूँ, पर्यावरण संरक्षण को भी देख पाता हूँ सर, न्यायपालिका का न्यायपालिका से अलगाव को क्योंकि शक्ति के विकेंद्रीकरण में जो भूमिका है उसको देख पाता हूँ सर। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? क्या इसमें परिवर्तन होगा? लागू होने से क्या समाज में परिवर्तन होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो वर्तमान में बहुत चर्चा का विषय है, कहीं ना कहीं सर ये जो एक समान नागरिक संहिता की बात करती है, तो दीवानी मामलों में सर भारतीय कानून व्यवस्था में सर फौजदारी मामलों के लिए एक कॉमन सिविल कोड है, जो को CRPC IPC और सर CPC में देख सकते हैं, जबकि सर दीवानी मामलों में जैसे उत्तराधिकार है, विवाह हो गया, तलाक हो गया, तो सभी पंथों में सर उसके अलग अलग प्रोविजन है, उसको एकीकृत करना है इसका लक्ष्य। हाल ही में सर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार आपका इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं।